आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही रिकॉर्डिंग है कर ना? लेना सर। आवाज आ रही है सही? वैसे स्लो गया था। हाँ, नेट की समस्या आज कुछ। जी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लास की, उस क्लास के अंदर हमने राशियों के विषय में बातें की। राशियां कितने प्रकार की होती है, राशियों के स्वभाव कौन से होते हैं, राशियों के तत्व कौन से होते हैं, राशियां चतुष्पद राशियां द्विपाद राशियां कौन सी होती हैं, राशियों के उच्च और नीच कौन कौन से ग्रह में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने ग्रहों की बात की। शनि, बुध, केतु और सूर्य। ये आप कैमरा ऑन क्यों नहीं करते, क्या बात है? आंखों पे असर पड़ता है क्या? आंखें खराब होती है क्या? पूरी है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो हम भी कर लेते हैं बंद, अगर ऐसा है तो कुछ। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, हम जुड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। फिर मुझे लगता है मैं अकेला हाँ बोलता सर। रहता हूँ, आप कहीं आराम से सोए हुए तो नहीं है? यस सर, नो नो। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। पिछले अच्छा जी। बैच में मैं किसी को पढ़ा रहा था ऐसे ही। सर्दियों का मौसम था, रात के 9 बजे हुए थे। मैं उसको बोले जा रहा हूँ, गुरु वहां बैठा है तो ये होगा। गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, पंचम में दृष्टि होती है, नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है। मैंने 15-20 मिनट बड़े मन से लगाए। जब मैंने पूछा भाई कुछ समझ में आया? बोल, बोलो हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, कनेक्शन वीक है। 5 मिनट बाद बोले जी वो, हो सर मैं तो सो गया था। भाई ये बड़ा अजीब तरीका है, सो गए थे, मैं 1 घंटे से बोले जा रहा सर मुझे याद मत करो, ये एक क्लास में मैं भी सो गई थी। हूँ। क्योंकि सो जाता आदमी। तो जी। आज हम बात करेंगे आगे ग्रहों की। हमने अब तक सूर्य, केतु, शनि, बुध कर लिए हैं। आज हम करेंगे मंगल, शुक्र और राहु। कल की क्लासेस में हमारे सभी ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आगे बात करेंगे घरों के बारे में, घरों के एट्रीब्यूट, कौन से घर से हम क्या देखते हैं। क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हम कौन से घर से क्या देखते हैं, अगले को क्या प्रेडिक्शन देंगे। आपसे कोई पूछता है कि मेरी प्रमोशन कब होगी, पहले आपको पता हो कि प्रमोशन देखते कहाँ से हैं। कोई आपसे पूछे कि मेरे को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, पहले आपको पता हो कि प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं। कोई आपसे पूछे कि धन आएगा कब आएगा, धन कहाँ से देखते हैं। छोटे भाई के साथ संबंध कैसे रहेंगे, छोटा भाई कहाँ से देखते हैं। तो हम ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ग्रहों के कंप्लीट हो जाने के बाद। तो पहले हम ग्रह की जो सीरीज है हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है हमारा मंगल। इससे पहले हमारे 4 ग्रह हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं मंगल की। देखिए,
आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है, और जितनी आप गंभीरता से इसको सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा ग्रह है, मंगल, शुक्र और राहु। राहु कलयुग का राजा है और मंगल हमारी एनर्जी है, शुक्र हमारा दाम्पत्य जीवन है। तो ध्यान से सुनिए। पहले हमें पता हो कि पापी ग्रह कौन से होते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु, ये श्रेणी के में आते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु, इन्हें ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर पाप ग्रह कहा जाता है। शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मान जाते हैं गुरु, उसके बाद शुक्र, चंद्रमा और बुध। सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। हम सूर्य को पापी ग्रह नहीं कहेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। आत्मा कभी क्रूर नहीं हो सकती। सूर्य पिता है, पापी नहीं हो सकती। और सूर्य पिता है, पिता कभी पापी नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अपने संतान को सुधारने के लिए थोड़ी क्रूरता उनको लानी पड़े, क्योंकि सूर्य राजा भी है। एक राजा को राज्य करने के लिए, अपनी जनता को अपने वश में रखने के लिए, एक शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कई बार क्रूरता का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस क्रूरता के अंदर भी उन्हीं जनता का भला होता है, जनता का अच्छा होता है। तो कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे पुत्र का बुरा हो। पिता अपने पुत्र का अच्छा करने के लिए कई बार क्रूरता दिखाना उसकी व्यवस्था हो जाती है, तो हम उसे बुरा नहीं कहेंगे। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। पिछले कुछ एपिसोड में आपको बताया होगा मंगल ग्रह के बारे में, कि मंगल का जन्म कैसे हुआ। मंगल को हम भूमिपुत्र बोलते हैं। मंगल का जन्म, छोटी स्टोरी है, जब उसको समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको मंगल के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। एक नटराज हुए हैं जो नृत्य करते थे। उन्होंने बड़ी साधना की, भगवान शंकर की उन्होंने साधना की, तो उनकी साधना से भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। तो भगवान शंकर उनसे बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा, आप क्या चाहते हैं। कि भगवान शंकर भोले भाले हैं, वो जल्दी खुश हो जाते हैं। नटराज ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे नृत्य सिखाएं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं आपको नृत्य नहीं सिखा सकता, कोई और कुछ मांग सकते हैं। तो उन्होंने जिद की कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपसे नृत्य सीखूं। तो भगवान शंकर ने कंडीशन रखी, मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा, लेकिन शमशान के अंदर सिखाऊंगा। शमशान के अंदर आपको आना पड़ेगा, वहां मैं आपको नृत्य सिखाऊंगा। तो भगवान शंकर शमशान के अंदर चले गए और उनको नृत्य सिखाने लगे। नृत्य करते 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 भगवान शंकर का उग्र रूप बढ़ गया और वो तांडव रूप में आ जाते हैं। तो उन्हीं समय तांडव रूप में आने से सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के ऊपर एक अग्नि की ज्वाला भड़कने लगती है। सारे जीव जंतु जलने की ओर लग जाते हैं। तभी माता पार्वती आती है, उनको शांत करती है। जब उनके शरीर से एक पसीना निकलता है, उस पसीने की बूंद जब भूमि पर पड़ती है, उस बूंद से एक बच्चे का जन्म होता है। भूमि पर बच्चे का जन्म होता है, तभी धरती माता प्रकट होती हैं। भगवान शंकर से बोलती हैं कि इनका जन्म मेरे ऊपर हुआ है, मेरी गर्भ से हुआ है, तुम इसको, आप मुझे दीजिए, इसका पालन पोषण मैं करूंगी। तभी से भगवान शंकर को भूमिपुत्र कहा जाता है। भूमिपुत्र, हम कहते हैं कि भूमि, तो भूमि कहां से देखते हैं? मंगल से देखते हैं। पराशर ऋषि जी ने एक श्लोक लिखा है, श्लोक के अंदर लिखते हैं, मंगल की जब स्तुति होती है, नवग्रह स्तुति में आता है श्लोक, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभ। यानी कि धरणी गर्भ संभूतम, धरती उसको धारण करती है,
धरती के गर्भ से उत्पन्न हुए, विद्युत कांति समप्रभम। विद्युत मायने तो बिजली, जो आज हम बिजली कहते हैं उसको जो हमारे शुद्ध हिंदी में विद्युत कहते हैं। यानी कि जो बिजली है, आज बिजली, मंगल को ही बिजली कहते हैं। आपकी जो बिजली है वो मंगल का ही स्वरूप है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम, यानी कि विद्युत बिजली की चमक के समान। धरणी गर्भ संभूतम, पृथ्वी से उत्पन्न हुए। कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामम, यानी कि कुमार, हे कुमार, कुमार बोला जाता है जो युवा है। कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमायम, प्रणमायम, यानी कि आपकी भुजाओं के अंदर शक्ति, शक्ति में ताकत, हस्त हाथों में, आपके हाथों में ताकत है, ऐसे मंगल को मैं प्रणाम करता हूं। तो जो मंगल है वो ताकत है, मंगल एनर्जी है, मंगल बिजली है, मंगल पृथ्वी से उत्पन्न हुए एक ग्रह है जिनको भौमिपुत्र कहते हैं। भूमि सुतोश्च है, यानी कि भूमि के सुत, भूमि सुतोश्च, बुध च शनि शुक्र राहु केतु। एक मंत्र बोलते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतोश्च शुक्र शनि राहु केतुए सर्वे ग्रहा शांति करा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। बोलते हैं ना ऐसा। यानी कि हाँ जी, हाँ भूमि जी। सुतो, भूमि के पुत्र कौन? मंगल। जो आपकी जमीन है, प्लॉट है, जो खाली प्लॉट है, जो खाली जमीन है, वो हम मंगल से देखते हैं। बने हुए मकान, बनी हुई बिल्डिंग हम शनि से देखते हैं। वैदिक के अंदर जितने मकान बने हुए वो शनि है, जो प्लॉट है खाली है वो मंगल है। आज के युग में जो बिजली है वो मंगल है। मंगल यदि सकारात्मक रूप से काम करेगा, देखो हर ग्रह के अंदर दो योग्यता होती है। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उनके अंदर दो गुण होते हैं, वो विनाश भी कर सकते हैं और वो संरचना भी कर सकते हैं। चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। मंगल यदि शुभ कार्य करते हैं आपकी कुंडली में तो वो हनुमान की तरह कार्य करेंगे, वो रक्षक के रूप में कार्य करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। यदि वो नकारात्मक रूप में काम करेंगे तो भस्मासुर की तरह काम करेंगे। भस्मासुर कौन है? जिन्होंने मध्य के अंदर भगवान शंकर से वरदान लिया और कहने लगे भाई मैं देखता हूं कि वरदान सही है, भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़े। फिर विष्णु भगवान मोहिनी रूप के अंदर आए और उन्होंने भस्मासुर के साथ अपना नृत्य किया और भस्मासुर ने नृत्य करते करते अपने ही सर के ऊपर हाथ रख लिया और भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गए। यानी कि मंगल के दो स्वरूप हैं। यदि मंगल शुभ है, सकारात्मक रूप से आपकी कुंडली में काम कर रहा है तो आप हनुमान की तरह, एक रक्षक की तरह आपकी रक्षा करेगा। यदि मंगल आपका क्रूर रूप से कार्य करता है तो वो अपने आप को, जिसकी कुंडली है उस कुंडली उस व्यक्ति को का विनाश कर देता है, उसको भस्म कर देता है। तो इसीलिए हमें देखना है कि मंगल हमारा किस तरह से कार्य करता है। तो मंगल के एट्रीब्यूट हैं, कुछ इसकी गुण हैं। मंगल बिजली है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, स्फूर्ति है, हाथों की पावर है, छोटे भाई बहन, भूमि है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, पुलिस, आर्मी और मशीन। जो वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, हथियार है, पुलिस है, आर्मी है, मशीन है, टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? वो मंगल है। कुंडली के अंदर हर ग्रह आपकी उत्पत्ति भी कर सकता है। कुंडली के अंदर हर ग्रह आपकी उत्पत्ति भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। मंगल, लाल किताब के अंदर मंगल बद बोलते हैं और मंगल शुभ बोलते हैं। बद यानी कि बुरा। ऐसे ही हमारी कुंडली में मंगल का एक रूप होता है भस्मासुर का, एक रूप होता है हनुमान जी का। बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ वो सैनिक वो हनुमान है और वो आतंकवादी वो भस्मासुर है। हथियार दोनों के हाथ में है, एक का मकसद अलग है, दूसरे का मकसद अलग है। जिसका मकसद शुभ है
वो हनुमान जी हैं। जिसका मकसद अशुभ है वो भस्मासुर है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी उन ग्रहों की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। इनको बोलते हैं उपचय भाव। उपचय यानी कि ग्रोथ, विकास। जैसे छठे घर का स्वामी, जैसे मान लीजिए नवम भाव का स्वामी। आवाज कट रही है सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज कट रही है? आज क्या हो गया इसको? अब आ रही है? बिल्कुल कट रही है, दोबारा बताओ सर। अब आवाज आ रही है? हाँ बोल रहा ठीक है हूँ जी। यानी हाँ कि ठीक है जी। ठीक है। 3, 10, 11, 3, 6, 10, 11 हाँ, बताओ दोबारा सर। 3, 6, 10, 11वें भाव को उपचय भाव बोला जाता है। इन घरों के अंदर जिस भी घर का स्वामी ग्रह बैठता है, वह ग्रह किन घरों का स्वामी है, उन घरों से संबंधित चीजें जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी वो चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे नौ नौवें घर का स्वामी नवमेश 3, 6, 10 या 11वें भाव में बैठेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि, जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी भाग्य में वृद्धि होती जाएगी। द्वितीय यानी कि सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी उपच्य भाव में बैठ जाता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी आपका धन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम उपच्य भाव एक अलग से इनकी क्लास लेंगे। उपच्य भाव बड़ा ही एक रोचक विषय है, बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। इसकी क्लास अलग से लेंगे हम। उपच्य भाव में वीडियो क्या रुक क्या गई सर होता है। आपकी। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है जी सर। अरे ना, आ रही है भाई साहब, बोलिए, आप ठीक, कैरी ऑन। ठीक है। जैसे जैसे उपच्य भाव की हम बात करेंगे, उनका एक विषय अलग है। उनके अंदर कौन से ग्रह कैसे काम करते हैं तो अलग से एक क्लास लेंगे इनकी। अब बात करते हैं मंगल। यदि लगन में मंगल हो तो व्यक्ति क्रोधी बनता है, ज्यादा ऊर्जावान बनता है, चेहरे पर लालिमा होगी। और वैदिक के अंदर कहा जाता है कि मांगलिक दोष 1, 4, 7, 8, 12 मांगलिक दोष होता है। यानी कि 1, 4, 7, 8 और 12 है। कुछ लोग दूसरे घर में भी बोल देते हैं। यानी कि 5-6 घर ऐसे हैं जिसमें मंगल के बैठने से मांगलिक दोष होता है। तो इसके अनुसार तो फिर बहुत सारी कुंडलियों में मंगल दोष हो जाएगा। कुंडली के अंदर 12 भाव हैं, 12 भावों में से 6 भावों में मंगल बैठ जाता है तो मंगल दोष हो जाता है। तो मंगल दोष होता क्यों है, क्या है, मतलब कैसे? तो हर व्यक्ति की कुंडली में छोड़कर 10वीं कुंडली में मंगल दोष होगा, उसका क्या प्रभाव होता है वहां बैठने से, वो आगे हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मांगलिक दोष होता है। क्योंकि मंगल जहां बैठेगा वहां पर वाद विवाद होगा। जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर वो अपने वाद विवाद करवाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी होती है ना, वो अपनी एनर्जी वहां पर दिखाता है। मंगल जिस घर के अंदर बैठता है उस घर से संबंधित चीजों की के लिए लड़ता है, उनकी रक्षा करता है। दूसरे भाव में वाणी में क्रोध होगा, परिवार में वाद विवाद करवाता है, संतान को परेशानी हो सकती है। मंगल और राहु की युति हो दूसरे भाव में, मंगल और राहु दूसरे भाव में एक साथ विराजमान है, प्लेस्ड हैं, वाणी खराब हो जाती है और सामने वाले लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा होता है कुछ भी बोल देता बगैर सोचे समझे। तो ऐसे व्यक्ति से लोग बातें करना बंद कर देते हैं। पता है कि ये कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कहेगा बगैर सोचे, इसीलिए उनसे बात करना लोग बंद कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कुछ भी बोल देते हैं, उसमें अगले वाले सामने वाला है उसको कैसा अनुभव हो रहा है, क्या उसके बारे में सोच रहा है,
उससे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तीसरे भाव में मंगल 7वें दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है, जिससे पिता के साथ वाद विवाद या गुरु के साथ झगड़ा हो जाता है। तो थर्ड हाउस में बैठेंगे मंगल देव तो नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जिससे पिता या गुरु के साथ झगड़ा करवाता है या हो सकता है। एक सुनील जी बैठे हैं कैमरा खोल के, बाकी सभी के चेहरे पता नहीं सुंदर हैं कि कैसे, पता नहीं भी क्यों छुपा रखे इन्होंने। चौथे भाव में मंगल मन की शांति को भंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का होता है, चंद्रमा मन होता है। जब मंगल वहां बैठ जाता है तो मन को पीड़ित करता है। मंगल और राहु चौथे घर के अंदर होंगे तो उस व्यक्ति का मन, उस व्यक्ति को घर के अंदर शांति नहीं मिलेगी। जैसे वो घर से बाहर जाएगा तो शांत रहेगा, घर के अंदर आएगा मन को उसको शांति नहीं मिलेगी। पंचम भाव हमारे बुद्धि का है, विवेक का है, धैर्य का है। जैसे मंगल पंचम भाव में बैठेगा, क्योंकि मंगल क्या एनर्जी है, आग है, जैसे वो बैठता है तो उसकी बुद्धि को खा जाता है। क्रोध के आ जाने से आवाज कट बुद्धि, रही है बिल्कुल सर। हाँ जी आ रही है आवाज? अब आवाज कट रही है सर, बिल्कुल ही खराब हो गया सर जी बार बार में। अच्छा, अब आ रही है? हाँ अब तो ठीक है सर, बीच बीच में कट जाती है एकदम, समझ नहीं आता कुछ भी। पहाड़ों में तो पहुंच रही है आवाज, दरख्तों के बीच इधर तो तो जब मंगल पंचम भाव में बैठेंगे तो बुद्धि को वो खा जाते हैं, क्योंकि क्रोध के अंदर बुद्धि काम नहीं करती। मंगल राहु जब स्त्री कुंडली में, फीमेल चार्ट में मंगल राहु पंचम भाव में बैठेगा तो वो अबॉर्शन करवाता है, गर्भपात हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल राहु पंचम भाव में बैठे हो, वो व्यक्ति यदि कोई अफेयर कर ले, कोई संबंध बना ले बाहर, तो जिंदगी के सारे, जीवन के सारे दुख उसके हिस्से आ जाएंगे। यानी कि जिनका मंगल राहु पंचम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को बाहर अफेयर करने से बचना चाहिए। नहीं तो फिर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वो हो गया। ग्रह काम नहीं कर रहे। आपने अपने कर्मों को सही तरीके से यूज नहीं किया, अपने अपने कर्मों को खराब कर लिया, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से लर्निंग नहीं कर पाएगा, कुछ भी सीख नहीं पाएगा, जिनका मंगल राहु पंचम भाव में हो। छठे भाव में मंगल अपना तो नाश करेगा ही करेगा, अपना नाश तो होगा, लेकिन दूसरे का भी नाश करेगा, शत्रुओं को खा जाएगा। जिनका मंगल 6th हाउस में है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चौथी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है, पिता के साथ संबंध खराब कर देगा। इनका एक ही उपाय है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ना भगवते वासुदेवाय, ना नारायणाय। ठीक है। नारायण। 7वां भाव वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा। बोलते ना 1, 4, 7, 8, 12 में मांगलिक दोष। अगर मंगल बैठा है या मंगल राहु बैठे हैं तो इस स्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। 8वें भाव का जो मंगल है वो अचानक धन दे भी सकता है, अचानक धन ले भी सकता है। एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी कुंडली में छठे घर में मंगल और राहु बैठे हैं, और वो कहता है कि आपसे कि मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया है, बहुत सारा पैसा मेरा किसी ने ऐसे लेके वापस देते नहीं है,
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे जो पार्टनर हैं मेरे को धोखा दे गए, पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसने जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से उनका पैसा चला गया, क्योंकि मंगल राहु छठे घर के अंदर जल्दबाजी करवाता है। वो पैसा सोच समझकर किसी बिजनेस के अंदर नहीं लगाएगा, फिर बाद में दोष देगा किनको? जो उनके पार्टनर हैं, साथ काम करने वाले हैं। तो आप देखना, जिसका मंगल राहु छठे घर 8वें घर के अंदर होगा, ऐसे व्यक्ति का पैसा खूब डूबेगा, तो उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। नवम भाव, पिता से आपसी संबंध ठीक न होना और छोटे भाई बहनों से न बनना। मंगल राहु यहाँ धार्मिक विवाद हो सकते हैं। धार्मिक विवाद क्या होते हैं? भाई आपने किसी व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर किसी धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, या आप किसी संस्था के आप कोई ट्रस्टी बन जाते हैं, या आप किसी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, कोई धार्मिक संस्था है, उसमें आप संलिप्त हो जाते हैं किसी न किसी बुरे कर्म में या किसी घूसखोरी में, तो वहां विवाद हो जाता है आपके साथ, धार्मिक विवाद। 10वां भाव कार्य क्षेत्र होता है हमारा, जहां हम कर्म करते हैं, चाहे वो जॉब आपकी प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप कोई दुकान करें, वहां पर लड़ाई झगड़े जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जॉब में है और जिनका मंगल 10वें घर में है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म स्थान पर बड़ी फुर्ती से कार्य करता है, एनर्जेटिक कार्य करता है, वो अपने काम में लगा रहेगा। जो काम उसको दे दिया गया है वो पहले उस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां के स्टाफ के साथ जो उसके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात को लेकर चलते रहेंगे। एकादश भाव 11वें भाव में दोस्तों से लड़ाई झगड़ा। 11वां भाव हमारा होता है दोस्तों का, एनजीओ। जो एनजीओ होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती हैं किसी बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहुत सारी संस्थाएं जो एनजीओ हैं, तो वहां पर अगर मंगल बैठता है तो किसी एनजीओ के साथ, यार दोस्तों के साथ वो झगड़े करवा देता है। द्वादश भाव 7वें भाव से भी ज्यादा खराब होता है। द्वादश भाव, 7वां भाव होता है हमारे जीवन साथी का, हमारे वैवाहिक जीवन का, और द्वादश भाव होता है हमारे सैया सुख का। तो मंगल राहु की युति अगर वहां पर हो तो व्यक्ति पैसा गलत चीजों पर लगाता है, सैया सुख के लिए पैसा लगाता है, बेफिजूल खर्चे करता है। और मंगल का जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है भगवान नारायण की पूजा। भगवान नारायण की पूजा क्यों की गई, क्यों बताई गई यहाँ पे, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जितने भी आपको सूत्र दिए जाएंगे, उपाय दिए जाएंगे, उन सभी के लॉजिक दिए जाएंगे कि वैसे नहीं कि बोल दिया उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका दान कीजिए। हर चीज के आपको लॉजिक के साथ बताया जाएगा, ताकि आप आगे भी किसी को बता सके भी ऐसा ये लॉजिक है। जब मैंने आपको स्टोरी बताई पहले, भगवान शंकर की जब भस्मासुर ने पूजा की, भस्मासुर ने वरदान मांगा, भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया कि आप जिसके सर के ऊपर हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। राक्षसों के अंदर ताकत बहुत थी, लेकिन उनमें एक ही मूर्खता थी, वो विश्वास नहीं करते थे। भस्मासुर को वरदान मिला कि आप जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देंगे वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। भस्मासुर के मन के अंदर बात आई
कि कहीं भगवान शंकर ने मेरे को वैसे तो नहीं कहीं चलता कर दिया हो, मैं ट्राई करके देखता हूँ भगवान शंकर के ऊपर ही के सही वरदान है। तो भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने लगे, भगवान शंकर आगे पीछे पीछे भस्मासुर। तो कहाँ चले गए? क्योंकि शब्दों का जो भंडार है, शब्दों का जाल है, वो किन के पास है? वो भगवान विष्णु के पास है। तो भगवान विष्णु को याद किया गया, भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, भस्मासुर उनके साथ नृत्य करने लगे। जैसे वो नृत्य में पूरे संलग्न हो गए, तो भगवान विष्णु ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा, ऐसे ही भस्मासुर ने अपने सर के ऊपर हाथ रख लिया, और वही उसी जगह भस्मासुर राख का ढेर बन गए। तो इसीलिए कहते हैं मंगल के दो रूप हैं, एक हनुमान का रूप, एक भस्मासुर का रूप है। तो भस्मासुर के रूप को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु को पूजना होगा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना होगा, भगवान विष्णु को याद करना होगा। तो इनका जब भी मंगल की अंतर्दशाएं, महादशाएं या मंगल सप्तम भाव में बैठा हो और किसी के वैवाहिक जीवन में बाधाएं हो, लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो, या मंगल आपका मार्केश हो। मार्क भाव कुंडली के अंदर दो होते हैं, दूसरा और सातवां। दूसरे घर में बैठे रहे या सातवें घर में बैठे रहे, या सप्तमेश या दूसरे घर के स्वामी, जब इनको इनकी दशा आए, तब भी आप नारायण कवच, नरसिंह स्तोत्र, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है मंगल के लिए। मंगल आपका कहीं बैठा हो, मंगल की अंतरदशा आ जाए, महादशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो आप भगवान विष्णु के चरणों में जाइए, उनके स्तोत्र का जाप कीजिए, आप नारायण कवच का जाप कीजिए। नारायण कवच की एक स्टोरी है, आगे बताएंगे, अगर पता हो तो ठीक है। नारायण कवच किसने किसको दिया? एक बार इंद्रदेव स्वर्ग के अंदर बैठे हुए थे, सामने अप्सरा नृत्य कर रही थी, सभी देवता बैठे हुए उसका नृत्य आनंद ले रहे थे। उसी समय गुरु बृहस्पति उस सभा के अंदर आए, लेकिन इंद्र ने गुरु बृहस्पति की ओर नहीं देखा, उनको बैठने के लिए नहीं बोला। बृहस्पति इस बात को अपने मन के अंदर ले गए, और बृहस्पति इस बात से गुस्सा होकर वहां से चले गए, उसके स्वर्ग का जो दरबार था उसको छोड़कर वहां से चले गए। फिर इंद्रदेव के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण किया, उसके ऊपर युद्ध किया। फिर एक ऋषि हुए विश्वस्वरूप, विश्वस्वरूप ने भगवान विश्वस्वरूप ने इंद्रदेव को नारायण कवच का जो पाठ दिया, स्तोत्र दिया, उनका ज्ञान दिया। नारायण कवच के धारण करने से अगर किसी को किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, भूत प्रेत पिशाच उसके अंदर लिखा हुआ है, जब नारायण कवच आप पढ़ेंगे, कोई भी बीमारी हो किसी प्रकार की, कोई भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, या कोई बीमारी हो, आप नारायण कवच का जाप करें, आपको हर प्रकार की बाधाओं से दूर करने का कार्य करता है नारायण कवच। आगे हम बात करते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा बीज है। जो भी आप बीज पैदा डालते हैं, चाहे वो आपकी फसल का हो, चाहे संतान का हो, क्या शुक्र है। बेड है, पत्नी है, धन है, काम शक्ति है, मृत संजीवनी है, गाय है, दही है, प्रेम, कांति और चमक आदि ये शुक्र है। लगन भाव, शुक्र लगन में है तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, किसी न किसी रूप में आए। यदि शुक्र केतु एक साथ आपके लगन के अंदर बैठे हैं, आप धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन को खर्च करना पड़ेगा, धन को बांटना पड़ेगा। जितना आप धन के बारे में सोचेंगे, आपसे धन उतना ही दूर जाएगा। ये शुक्र केतु बैठा है।
यदि शुक्र केतु आपकी कुंडली के अंदर है, आप धन के बारे में सोचिए मत, धन अपने आप आएगा। धन को खर्चिए, उतना आपके पास धन आएगा। शुक्र राहु है, ऐसा व्यक्ति धन को दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। दूसरे भाव में शुक्र वाणी को मधुर करेगा। दूसरे भाव का शुक्र वाणी में मधुरता लेके आएगा। शुक्र के काम से पैसा आएगा। तीसरे भाव में शुक्र आपकी पत्नी ही आपका सहारा बनेगी। जिसका शुक्र थर्ड हाउस में है, उसकी पत्नी उसको कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाली पत्नी मिलेगी। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मिलेगी। यदि शुक्र मंगल तीसरे हाउस में बैठे हो, मंगल की अंतर्दशा या महादशा आ जाए, तो आप अपने घर से दूर जाएं, किसी पहाड़ी एरिया में जाएं, फिर आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि शुक्र क्या है? धन है। मंगल क्या है? पहाड़ी एरिया है। थर्ड हाउस क्या है? चौथा घर हमारा घर है। चौथे से तीसरा घर उसका 12वां घर है, और 12वां घर विदेश का होता है। 12वां घर विदेश का होता है। इसीलिए आप घर से दूर जाएं, लेकिन पहाड़ी एरिया के अंदर चले जाएं। मंगल हमारा पहाड़ी एरिया होता है, तो आपको पैसा आएगा। थर्ड हाउस में शुक्र राहु है, घर से दूर रहें। दूर यानी कि संस्कृति अलग अलग हो। जैसे हरियाणा का व्यक्ति पंजाब में, पंजाब का व्यक्ति हिमाचल में, जिनकी संस्कृति आपस में मैच नहीं करती, तो आपके जीवन में पैसा आएगा। शुक्र केतु है, तो हरिद्वार में रहें, उज्जैन में रहें, या हरिद्वार या उज्जैन में जाएं, वहां पर स्नान करें। किसी को पैसा नहीं आ रहा, शुक्र केतु की युति है, हरिद्वार जाएं, उज्जैन जाएं, वहां नहाएं, स्नान करके आए। यदि शुक्र राहु है, तो घर से दूर रहें, संस्कृति से दूर रहें, यानी कि इसकी स्टेटों की संस्कृति, राज्यों की संस्कृति आपस में मैच ना करें। चौथा भाव है जो, चौथे भाव में शुक्र बैठते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन ज्यादातर घर में ही होता है। वो जो ट्रांजैक्शन है, आप देखना तो पैसा आएगा आपके अकाउंट में गूगल पे के थ्रू या किसी भी, वो रात में आएगा। ज्यादातर वो रात को पैसा आपके अकाउंट में आता है, या आप रात को पैसा किसी को डालते हैं। मन अशांत रहेगा। प्रेम विवाह भी करवाता है शुक्र चौथे भाव का। पंचम भाव में विद्या से धन आएगा। यदि शुक्र क्या है? शुक्र धन है, विद्या से धन आएगा। शुक्र मंगल, यदि शुक्र और मंगल पंचम भाव में एक साथ बैठे हैं, तो आप जो मंगल है, मंगल रूपी विद्या ग्रहण करें। टेक्निकल विद्या है, फोर्स है, मिलिट्री है, कोई मेडिकल है, तो आपको पैसा आएगा। शुक्र केतु है, ज्योतिष पढ़िए या पढ़ाइए, पैसा आएगा। शुक्र चंद्र है, खाने पीने की चीजें का काम करिए, यात्राएं करिए, केमिस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित पढ़ाई कीजिए, आपको पैसा आएगा। छठे भाव में है, नौकरी से लाभ होगा। शुक्र राहु छठे भाव में बैठे, विदेश से नौकरी करें, विदेश में नौकरी करें, पैसा आएगा। सप्तम भाव में शुक्र, पार्टनरशिप से पैसा आएगा। यदि सप्तम भाव में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो आप अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ पार्टनरशिप करें। यदि छोटा भाई नहीं है, तो हनुमान जी के साथ, जो हनुमान, जो भगवान हनुमान है ना, उनके साथ पार्टनरशिप करें। वो कैसे करें? आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान हनुमान जी को चढ़ाएं, तो आपकी पार्टनरशिप हनुमान जी के साथ हो जाएगी, और आप बगैर चिंता के अपना व्यापार करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और साथ में आपका शुक्र और मंगल ग्रह वो यूटिलाइज हो जाएगा। किसी की भी कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र,
और राहु एक साथ बैठे हों, शुक्र, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों, ऐसे व्यक्ति के साथ डिजिटल धोखा होगा ही होगा। तो कैसे होता है? शेयर मार्केट के अंदर पैसे खराब हो गए, किसी ने बोला वो एक नई कंपनी आई है अभी अभी और डबल पैसे करती है, 5 महीने में पैसा चला जाएगा। कोई बोलता है कि अभी 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 नए नए बिटकॉइन आए हैं, खरीदो, मेरे बिहाफ पे खरीदो, मैं बीच में हूं, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। या कुंडली के अंदर शुक्र चंद्र एक साथ बैठे हों और राहु का गोचर, राहु घूम के उनके ऊपर से आ जाए, तब भी उनके साथ ऐसा धोखा होता है। अष्टम भाव में शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई भी एक, शनि, राहु, मंगल, केतु, ये पापी ग्रह कहे गए हैं। इनमें से कोई भी एक शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठा हो तो गुप्तांग बीमारियां होती हैं, या बचपन में ऐसे बच्चे के साथ मोलिटेशन, छेड़छाड़ कह सकते हैं, होती है। नव भाव, यहाँ पर शुक्र धार्मिक कार्यों से पैसा कमा सकता है। कोई धार्मिक पुस्तकें, कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक चीजें हैं जो धार्मिक से संबंधित हो, उनका व्यापार करे, काम करे, लेकिन उचित और अनुचित का ध्यान रखे। उचित और अनुचित का, अपने नैतिक मूल्यों को न भूलें, वहां से पैसा उनको आएगा। दसम भाव में अगर यहाँ शुक्र राहु है तो विदेश में कार्य करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करें तो पैसा आएगा। राहु के अनुसार काम करें, जो राहु का काम होता है वो काम करें। वर्क प्लेस पर अगर किसी की कुंडली के अंदर, ये ध्यान देना भाई, अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और राहु दसम भाव में है, वर्क प्लेस पर किसी भी से अनैतिक संबंध न बनाए, अफेयर न करें, तो राहु एक्टिव हो जाता है और आपकी बेइज्जती हो जाती है, आपके ऊपर ब्लेम लग जाते हैं, फिर आप कार्यस्थल के ऊपर आप बेइज्जत हो जाते हैं। यदि गुरु की दृष्टि ना हो, गुरु की दृष्टि ना हो, शुक्र गुरु है तो गुरु से संबंधित कार्य करें, अपने नैतिक मूल्यों से समझौता न करें। गुरु क्या है? वैल्यू है, नैतिक मूल्य है। जब तक आप चरित्रवान रहेंगे, नैतिक मूल्य आपके बने रहेंगे, आपका गुरु और सूर्य दोनों अच्छे रहेंगे। शुक्र मंगल, आप देह देखकर, किसी का शरीर देखकर, किसी का चेहरा देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, शुक्र खराब है तो हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है। कृषि की जमीन आपके लिए अच्छी रहेगी। शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं तो आप कृषि की जमीन के अंदर इन्वेस्ट करें, आपको पैसा आएगा। या शुक्र मंगल की राशि में बैठा हो तब भी आप कृषि की जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्र चंद्र, जितनी यात्रा करेगा उतना ही पैसा आएगा। चंद्र क्या है? यात्राएं हैं, जितनी आप यात्राएं करेंगे उतना ही आपका पैसा आएगा। यदि किसी की कुंडली के अंदर शनि और चंद्र एक साथ बैठे हैं, शनि और चंद्रमा कहीं भी आप छोटी छोटी यात्राएं करें, यानी कि अपने स्टेट से बाहर आसपास जाएं, तो आपके कार्य के अंदर ऑटोमेटिकली उन्नति होती रहेगी। 11वें भाव में शुक्र व्यक्ति की जो इच्छा है, वाहन, लग्जरी लाइफ, मौज मस्ती संबंधित सभी पूरी करेगा, लेकिन आपने शनि को ठीक रखना है कि शनि की राशि है 11वें घर में कुंभ राशि, और कुंभ राशि होती है हमारी इच्छा पूर्ति की राशि। तो इसीलिए आपने शनि को खराब नहीं करना है। शनि क्या है? शनि कर्म है, आपने अपने कर्म को खराब नहीं करना है। यदि आप कर्म को खराब करते हैं तो शुक्र आपके लिए वहां पर नुकसानदायक सिद्ध होता है। द्वादश भाव में यहाँ पर शुक्र कामधेनु गाय कहा गया है। ऐसा शुक्र व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करता है। एक कामधेनु गाय कहा गया है। ऐसा जातक सजावट पर ज्यादा खर्चा करता है और शॉपिंग का शौक होता है। तो राहु हम कल करेंगे, आज समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है ना। 1 घंटे क्लास होती है हमारी, कुछ को कहीं जाना हो सकता है, तो इसीलिए राहु हम कल करते हैं, 2 ग्रह आते हैं हम, बाकी 2 ग्रह हम कल कर लेते हैं और स्टार्ट करेंगे फिर हम घरों के बारे में। अगर किसी को इनसे कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं। अब आप फ्री हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। आप वो कह रहे थे दूसरा और सातवां अगर मार्केश होता है, मार्केश मतलब? मार्केश यानी कि देखो, अष्टम भाव क्या होता है? मृत्यु का होता है या जीवन का होता है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अष्टम का 12वां कौन हुआ? अष्टम से अष्टम का 12वां घर कौन सा हुआ? 7वां। 8वें घर से 12वां घर 7वां हुआ ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जी। 12वां घर होता है खर्चे का, हाँ जी। यानी कि अष्टम भाव जीवन, जीवन का खर्च क्या हुआ? सप्तम भाव। हम्म। जैसे लगन का, लगन क्या होता है? व्यक्ति होता है। 12वां घर हमारा खर्चा होता है, हाँ जी। तो लगन का खर्चा कौन हो गया? 12वां घर। तो ऐसे ही हम्म। हर घर का 12वां घर उसका खर्चा होगा, व्यय होगा, ठीक। ठीक है। हम्म। लग्न ठीक। का स्वामी जब 12वें घर में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जन्म से अपंग हो सकता है, कुछ ग्रह अगर शुभ बना अच्छा। व्यक्ति को। तो हम्म। 7वां घर और दूसरा घर, हम्म। क्योंकि सप्तम से अष्टम हो गया ना दूसरा घर में, हाँ जी, तो हाँ जी। 7वां और दूसरा घर मार्ग ग्रह बोले गए हैं। मार्ग ग्रह यानी कि इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा हम्म। या प्रत्यंतर दशा, या इन घरों हम्म। के अंदर बैठे हुए कोई भी ग्रह, जब हम्म। इनकी अंतरदशा, प्रत्यंतर या महादशा आती है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। हम्म। वो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, हम्म। शारीरिक और मानसिक, मानस। ये तीनों भी आ सकते हैं और इनमें से कोई एक भी आ सकता है। हम्म। इनकी अंतरदशा में, महादशा में व्यक्ति धन से कंगाल भी हो सकता है। धन में हम्म। ठीक है तो शारीरिक रूप से खराब हो जाएगा, धन से हम्म। शारीरिक रूप से सही है तो मन से परेशान हो जाएगा। यानी कि ये दशाएं हैं जो मार्केस की, वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं। तो इनका हमारे गुरु द्वारा एक ही उपाय बताया गया है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर की पूजा करें या हनुमान जी की हम्म। पूजा करें। इससे बड़ा इनका ठीक कोई है। उपाय नहीं है। ठीक है। जब भी किसी के सप्तम या दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, हम्म। या सप्तमेश दूसरे घर के स्वामी की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो, तो आपने सिर्फ एक ही उपाय बोलना सामने वाले को, मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर की पूजा कराएं। कोई ऐसा गरीब ठीक। व्यक्ति है वो इतना बड़ा नहीं कर सकता अनुष्ठान, तो आप उसके हम्म। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक वो करवाएं भगवान हाँ हाँ। शंकर की। उससे बड़ी कोई उसकी रेमेडी, कोई उपाय नहीं है। ठीक। ठीक है जी। और कोई ठीक है जी। किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम क्लास को बाइंड करते हैं। कल की क्लास हमारी ये टाइम होगा और टाइम से सभी जुड़ जाएं कल भी। ठीक है जी। करें फिर जय श्री राम, करें समापन। कीजिए जनाब, जी। समापन कीजिए। संदीप जी बोलिए, कल्याण मंत्र बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो भाई साहब पूछ रहे थे ना, हाँ जी। कि अष्टम से जो सप्तम है वो उसका द्वादश है। जी जी। हाँ जी। द्वादश अर्थात द्वादश भाव को जन्म कुंडली में व्यय स्थान माना गया है। खर्चे का स्थान माना गया, यानी खर्च होता है ना, वो व्यय होता है। यानी कि जीवन का व्यय, जीवन अर्थात का जीवन का व्यय क्या हुआ? मृत्यु। हम्म। ठीक है।
और जो मार्केश है, मार्केश केवल मृत्यु नहीं होता, मार्केश भी 6-7 तरह के बताए गए हैं। जैसा कि आचार्य वीरेंद्र जी ने बताया कि मानसिक संताप हो किसी को, दुख हो, ठीक है, और पश्चाताप हो, आर्थिक हानि हो, इस तरह के ये सब भी मार्केश में ही आते हैं। क्योंकि कई शारीरिक, बार आर्थिक और मानसिक हो जी सकता है। बहुत बार ये होता है कि हमारे केंद्र में बृहस्पति विराजमान होता है, लेकिन मार्केश की महादशा होती है तो वो मृत्यु तो नहीं दे पाती है, क्योंकि केंद्रगत बृहस्पति हमें जीवन भी दे जाता है। ठीक है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना कि यस्य जात के स्थिते केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहा, अर्थात उसका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। और हमारे मध्य में आज हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित योगा अध्यापक है, योगा के टीचर चले गए उमेश क्या जी वो? भी थे। मुझे तो लगा था कि वो थे शायद। हाँ, पहले थे, चले गए बीच में हाँ, कुछ उन्होंने काम से। लेफ्ट किया होगा शायद, उनके लिए विषय भी थोड़ा सा नया था। तो चलो, बाकी चलो, हम सबकी पटरी एक ही है। ठीक ठीक है जी। तो फिर हम करते हैं। जय श्री राम सभी को। जय श्री कल मिलते हैं 8 बजे, रात्रि 8 बजे। सभी को शुभ रात्रि। कल्याण कल्याण मंत्र करवा दो जी, विपुल जी जी से जी, करवा आज दो। क्रम अंतर करवाओ, आप करवाओ। आपके विपुल जी मुखारविंद कल्याण से मंत्र सुनेंगे। विपुल जी से करवा दो।